तालीम हासिल करें। जो उनका पहला मेन पॉइंट था कि जो मुसलमान है वो अपनी जो एजुकेशन है इंग्लिश और उर्दू की उसमें पहले ताक हों, क्योंकि उस टाइम पे जो इंडियंस थे, जो हिंदूज थे, वो इस स्ट्रीम में बहुत आगे थे। और सर सैयद अहमद खान जो है वो चाहते थे कि जो मुस्लिम्स हैं वो पहले अपनी तालीम के ऊपर तवज्जो दें और उसके बाद जो है वो मेन स्ट्रीम में आए, उनके लिए जॉब की, स्कूल्स की अपॉर्चुनिटीज हों। तो इसके लिए सर सैयद अहमद खान की बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। तो आपने इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ को घोल के पी लेना है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 अक्टूबर 1817। 17 अक्टूबर 1817। अब आप देख रहे हैं कि 17 अक्टूबर को वो पैदा हुए हैं और 1817 का जो है वो ईयर है। तो इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं कि 17 और 1817। 17 अक्टूबर 1817 को वो पैदा हुए हैं और उनकी डेथ हुई है 27 मार्च 1898 को। यानी आप ये देख लें कि एक रिदम बन रही डेट्स में 1898 और 1817। इनकी सिर्फ सन नहीं पूछे जाते, ईयर्स नहीं पूछे जाते, इनकी कंप्लीट डेट भी पूछी जाती है। तो आपने जो इनकी डेट है, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ, इनको जरूर याद रखना है। अब सर सैयद अहमद खान 1817 में पैदा हुए हैं। उससे पहले हमारे पास एक ट्रीटी आ जाती है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। हमारे पास दो ट्रीटी ऑफ अमृतसर आएंगी। ये पहली ट्रीटी ऑफ अमृतसर है। 1809 में जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख किंगडम के दरमियान हुई है। मैंने आपको बताया था 1801 में सिख किंगडम जो है वो एस्टेब्लिश हो गई थी, महाराजा रंजीत सिंह ने कर ली थी। तो उसकी और सिख किंगडम जो है पंजाब की, मैंने पंजाब में की थी, तो उसकी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है ट्रीटी हुई थी कि जो सिख हैं वो साउथ की तरफ, यानी साउथ के जो एरियाज में है, साउथ इंडिया है उसकी तरफ, और सिख जो है वो नॉर्थ इंडिया में, जो हमारा नॉर्थ इंडिया आता है, जो नॉर्थन सब कॉन्टिनेंट था, ये पंजाब से अपर साइड, पंजाब से जो ऊपर के इलाके थे, हरियाणा हो गया हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास चंडीगढ़, मतलब इस तरह के जो एरियाज हैं उनकी तरफ जो ब्रिटिशर्स हैं वो मार्च नहीं करेंगे, वहां पे अपनी हुकूमत कायम नहीं करेंगे। और सिख जो है, जो ये मैसूर वाला एरिया है, जैसे साउथ में हमारे पास बंगाल आ जाता है, कलकत्ता आ जाता है, इस साइड पे जो सिख जो हैं वो मार्च नहीं करेंगे। रादर ये जो अपने रिस्पेक्टिव एरियाज हैं जो इनके पास मौजूद हैं इसी के अंदर रहेंगे, या फिर जो इनकी एक्सपेंशन है वो टुवर्ड्स, जैसे पेशावर हो गई, काबुल, इस तरफ चली जाएगी। और उनकी जो है वो बंगाल से आगे जो असम और इन एरियाज को इसमें वो जा सकते हैं। इनकी आपस की किंगडम्स को जो है ये नहीं छेड़ेंगे। ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर फर्स्ट है ये 1809 में। इसके बाद सर सैयद अहमद खान की पैदाइश है। फिर 1818 में ये फराइजी मूवमेंट का सवाल इतनी दफा आ चुका है। फराइजी मूवमेंट कब स्टार्ट हुई? 1888 में, 1818 में। किसने शुरू की? हाजी शरीयतुल्लाह ने शुरू की। कहाँ पे शुरू हुई? बंगाल में शुरू हुई। यानी इस स्टेटमेंट में आपके पास चार सवाल हैं और ये सवाल कई दफा आ चुके हैं कि फराइजी मूवमेंट कब स्टार्ट हुई, बल्कि अभी लेटेस्ट पेपर्स में भी आए हुए थे 1818 में। इनके जो है किसने स्टार्ट की? ये स्टार्ट की हाजी शरीयतुल्लाह ने। और कौन सी सिटी में स्टार्ट हुई है? बंगाल में। ये प्लीज इसको अच्छे तरीके से लिख लें। ये चार सवाल इसमें से निकलते होते हैं और हमेशा आते होते हैं। आपको तकरीबन हर पास पेपर में इससे रिलेटेड एक सवाल तो जरूर ही मिल जाएगा। आप उसकी जो बेसिक, ये भी बाज़ पूछ लेते हैं कि जो उसका जो बेसिक फराइजी मूवमेंट का जो बेसिक एम पर्पस था वो क्या था कि इस्लामिक प्रैक्टिसेस जो है उनको टेकअप किया जाए और गैर इस्लामिक प्रैक्टिसेस, अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस जो हैं उनको छोड़ दिया जाए। और जो मुस्लिम्स के जो सुन्नत और कुरान के मुतल्लिक जो फराइज हैं, जो इनकी कुरान में फराइज बताए गए हैं बीइंग अ मुस्लिम, उसको पूरा किया जाए। और जो नॉन इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं उनको खत्म कर दिया जाए। इस फराइजी मूवमेंट का एक और फायदा भी हुआ, जो मुस्लिम टेनेंट्स थे जिनको उनके गैर मुस्लिम मालिक मकान जो है तंग करते होते थे, टेनेंट्स कहते हैं हम उन लोगों को जो किसी और के घर में रहते हैं, जैसे किराएदार जने कहते हैं, टेनेंट्स को जो वो तंग करते थे, तो उनके राइट्स के लिए भी ये लोग लड़ते थे कि जाके टेनेंट्स से, जो उनके मालिक मकान है, उनसे बात करते थे कि गैर मुस्लिम जो टेनेंट्स हैं वो मुसलमान उनको तंग ना करें और उनसे जो है वो ज्यादा किराया ना लें, और उनको जो है जैसे शॉर्ट नोटिस पे कहते थे कि घर छोड़ दें, उनको कहते थे या तो अपना किराया बढ़ा दें, मतलब इस तरह से जो उनको तंग करते थे वो ना करें। मतलब इसका जो मेजर एम था वो ये था
कि आपके जो इस्लामिक फ़राइज़ हैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक उनको पूरा किया जाए। और इसका जो एक साइड रोल था वो ये था कि टेनेंट्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ये भी पूछ लिया जाता है कि फ़राइज़ी मूवमेंट का जो इसके अलावा पर्पस था वो क्या था? टेनेंट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। तो हमने क्या देखा है कि सर सैयद अहमद खान की पैदाइश हुई है 1817 में 17 अक्टूबर 1817 में और इनकी डेथ कब हुई है 27 मार्च 1898 में। इसके अलावा हमने देखा ट्रीटी ऑफ अमृतसर फर्स्ट, ट्रीटी ऑफ अमृतसर सेकंड को भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट को पहले आप देख लें। ये ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख किंगडम जो पंजाब की थी जो 1801 में एस्टेब्लिश हुई है उसके दरमियान हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इलाके हैं उनकी तरफ सिख मार्च नहीं करेंगे और जो सिख किंगडम है उसकी तरफ ब्रिटिश जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी तरफ नहीं आएगी। उसके बाद 1818 में हाजी शरीयत उल्लाह ने, अब देखें शरीयत और फराइजी मूवमेंट, हाजी शरीयत उल्लाह उनके नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये इस्लाम की तरफ लाने के लिए इनकी प्रैक्टिस है, इस्लामिक प्रैक्टिसेस के लिए शरीयत से शरीयत उल्लाह, हाजी शरीयत उल्लाह। और क्योंकि इस्लाम में हमें जो है हमारे को फराइज बताए जाते हैं कुरान मजीद में, तो आप वहां से फराइजी याद रख सकते हैं। इस तरह से कनेक्शंस बना के आप याद रखें कि हाजी शरीयत उल्लाह ने 1818 में बंगाल से फराइजी मूवमेंट स्टार्ट की, जिसका बेसिक कोर मकसद ये था कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं उनको किया जाए और गैर मुस्लिम जो हैं प्रैक्टिसेस या ऐसी प्रैक्टिसेस जो इनोवेशंस हैं जिन्हें बिदअत कहा जाता है उनको छोड़ दिया जाए। और इसके अलावा इन्होंने टेनेंट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत काम किया है। एक मिनट प्लीज। सॉरी। अब उसके बाद 1822 में हम आ जाते हैं। 1822 में जहां नुमा जो है पहला उर्दू पेपर पब्लिश हुआ है कलकत्ता से। पहला पेपर जो उर्दू जबान में, एक और इंग्लिश पेपर भी है वो भी कलकत्ता से हुआ था। मतलब जो मुस्लिम्स ने पहला उर्दू का पेपर है, फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर, वो जाने जहानुमा। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि उस पेपर का नाम क्या था। जाने जहानुमा 1822 में पब्लिश हुआ है कलकत्ता से। उसके बाद 1831 में सैयद अहमद बरही और शाह इस्माइल, ये शाह इस्माइल शहीद की जो आपको नजर आ रही होगी कब्र, इनकी बालाकोट के मकाम पर डेथ हुई है, शहीद हुए हैं। मुसलमानों और सिखों की जो वॉर थी उसके जो है ये रिजल्ट था। अच्छा, कश्मीर जो है वो एक टाइम में जो है वो डोगरा हुकूमत के पास, जो सिख थे उनके पास चला गया था। तो वहां पे उससे पहले जो पावर स्ट्रगल चल रही थी जो 1831 में वहां डेथ हुई है, जो उनकी वॉर चल रही थी, पावर स्ट्रगल चल रही थी कि वो सिख जो है वो इन एरियाज पे कब्जा जमाना चाह रहे थे और यहाँ पे जो है वो मुस्लिम वापस फाइट बैक कर रहे थे। तो इसमें सैयद अहमद बराही, सर सैयद अहमद के नाम के साथ इनका नाम मिलता जुलता है तो काइंडली इसको कंफ्यूज नहीं करना। ये 1831 में शहीद हो गए थे सैयद शाह इस्माइल के साथ बालाकोट के मकाम पर, सिखों और मुस्लिम जो वॉर हो रही थी उसके दरमियान में। उसके बाद 1837, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1837 में उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया था। ऑफिशियल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसके अंदर आपकी ट्रेड होती है, आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते हैं, आपकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस आपकी उसी लैंग्वेज में होती है। तो 1837 में जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंडिया में वो उर्दू डिक्लेयर कर दी गई थी, जिसके बाद हिंदुओं को बहुत ज्यादा इश्यू स्टार्ट हो गए थे और फिर बकायदा उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी चली थी 1862 में, वो बाद में आएगी। लेकिन यहाँ पे आके बहुत मसले मसाइल स्टार्ट हो गए थे क्योंकि हिंदू जो है वो नहीं चाहते थे कि उर्दू को एक नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि उर्दू एसोसिएट की जाती थी मुसलमानों के साथ। जो उर्दू है आपको पता है वो लश्करी जबान है, जो तर्किश जबान, तर्किश से इसका ओरिजिन है और इसका मतलब ही जो है वो लश्करी जबान है। ये बहुत सारे जो है हमारे आपने देखा होगा कि गौर से, यानी अफगानिस्तान की साइड से, सेंट्रल एशिया की साइड से हमारे पास बहुत सारे जो है वो
रूलर्स आए हैं जिन्होंने यहाँ पे आके किंगडम्स बनाई हैं, फिर कुछ पर्शियन भी इम्पैक्ट है। फिर उसके अलावा आपके जो जो आपकी तैमूर डायनेस्टी से आ रहे हैं सारे बाबर वगैरह, तो इन सब की जो जबान मिलकर एक जबान बनी है उर्दू। तो वो ज्यादा एरिया में समझी जाती थी क्योंकि उसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस के वर्ड्स थे। और हिंदुओं की जो जबान थी दैट वाज संस्कृत। और आहिस्ता आहिस्ता उर्दू और संस्कृत मिलके जो है वो फिर हिंदी भी आ गई। तो जो उनको इशू इस चीज से था कि जो उनकी जबान है हिंदी, उसको कंसिडर किया जाए नेशनल लैंग्वेज, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे, ज्यादा तादाद तो हिंदुओं की थी, मुस्लिम मुस्लिम जो है मेजोरिटी वो कम थी। लेकिन 1837 में क्योंकि उर्दू बहुत सारे एरियाज में समझी जाती थी, पढ़ी जाती थी और लिखी जाती थी, तो उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था। अब सर सैयद अहमद खान 1817 में पैदा हुए हैं। तो 1838 में उन्होंने नायब मुंशी के तौर पे अपना करियर स्टार्ट कर दिया। नायब मुंशी, सर सैयद अहमद खान ने नीचे से स्टार्ट किया था और वो चीफ जज के ओहदे तक गए थे। उन्होंने सबसे लोअर लेवल पे, अब मुंशी जो होता है क्लर्क होता है, क्लर्क का भी जो नायब होता है असिस्टेंट क्लर्क या जूनियर क्लर्क जिसे कहते हैं, वहां से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था। अब दोबारा से इसको देख लेते हैं। 1822 में फर्स्ट मुस्लिम जो है फर्स्ट उर्दू सॉरी न्यूज़पेपर शाया हुआ है कलकत्ता से, जाने जहानुमा। फिर 1831 में जो है सिखों से लड़ते हुए सैयद अहमद बराही और सैयद शाह इस्माइल की डेथ हुई है बालाकोट के मकाम पर। अक्सर लोगों को होता है कि ये बालाकोट का जो है सिटी जो है, इसको याद रखना है कि सिखों की और मुसलमानों की लड़ाई हुई तो पंजाब वाली साइड पे हुई होगी, नहीं, ये बालाकोट के मकाम पे हुई थी। इस सिटी को आपने याद रखना है। फिर 1837 में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेट, उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की कंसिडर कर दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था। और 1838 से सर सैयद अहमद खान का करियर स्टार्ट होता है एज नाइब मुंशी। अब आप ये देख लें, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे, ये 1846 में हुई है। उससे पहले 1845 में पहली एंग्लो सिख, जहां पे एंग्लो आ जाएगा इसका मतलब है ये ब्रिटिशर्स के साथ आपकी लड़ाई है। एंग्लो, एंग्लो यूज करते हैं इंग्लिश लोगों के लिए, क्योंकि आपने बहुत सारी ये भी सुनी होगी कि एंग्लो सेक्सन जो है वो वॉर्स हुई हैं। तो वो ये होता था कि जो एंग्लो इन जो है वो यूज करते हैं इंग्लिश लोगों के लिए। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर बिटवीन सिख एम्पायर एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1845 एंड 1846 अराउंड फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। अब 1809 में उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे के एरियाज पे मार्च नहीं करेंगे। अब वो ट्रीटी नल एंड वॉइड हो गया और जब 1845 में उनकी वॉर हुई है फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में। अब इसमें सिख एम्पायर की डिफीट हो गई है और पार्शल सब्जुगेट कर दिया, यानी उन्हें पार्शल सरेंडर कर दिया। और जो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट थी, वो प्रिंसली स्टेट जो है वो रहना खत्म हो गई। और जो ब्रिटिश है उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को वहां से एरिया एनेक्स करके सिख एम्पायर से जम्मू एंड कश्मीर, पहले जम्मू और कश्मीर का एरिया सिख किंगडम में ही आता था। उसके बाद जब इनकी वॉर हुई है 1845 और 1846 के दरमियान, तो ब्रिटिशर्स ने वहां से उसको एनेक्स कर लिया, अलग कर लिया और उसको एज अ सेपरेट प्रिंसली स्टेट बना दिया। यानी यहाँ पे जो स्टेट है वो अलहदा कर दी जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट को सिख जो किंगडम थी, किंगडम ऑफ पंजाब से। पहले 1809 में इनकी ट्रीटी हुई, वो ट्रीटी 1845 में नल एंड वॉइड हो गई जब इनकी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई है। जम्मू एंड कश्मीर को अलग से प्रिंसली स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया बाय ब्रिटिशर्स। अब उसके जब उन्होंने पार्शली जो है उनको सरेंडर किया है, तो 1846 में ट्रीटी हुई है बिटवीन सिख्स एंड ब्रिटिशर्स। और उन्होंने 75 लाख नानक शाही रुपीज में कश्मीर को सिखों को बेच दिया है। और उस टाइम जो कश्मीर के रूलर थे वो गुलाब सिंह थे। अब यहाँ से एक थोड़ा सा टॉपिक से हट जाते हैं, बट इनके जो गुलाब सिंह हैं, इनके जो है वो एक बेटे को, पहले ही होता था किंगडम में ऐसा कि किसी तरीके की कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए या किसी तरह की गारंटी लेने के लिए जो है वो प्रिंसेस को, जो किंग्स के प्रिंस होते थे, बच्चे होते थे, उनको वो ले जाते होते थे और अपने कोर्ट में रख लेते थे ताकि किसी भी किस्म की रिटेलिएशन ना कर सके। अब इसी तरीके से गुलाब सिंह के जो बेटे थे उनको लेके चले गए यहाँ से
और उसके बाद काफी अरसा जो है वो उनके बेटे वहीं रहे हैं, और वो बहुत कम अरसे के लिए पाकिस्तान सॉरी इंडिया आए हैं। और उनकी डेथ भी इंग्लैंड में हुई और वहीं पे उनकी तदफीन हुई भी है। ये आप लोगों ने सर्च करके आना है कि वो कौन से प्रिंस थे जिनको लेके गए थे अकॉर्डिंग टू ट्रिटी ऑफ अमृतसर इंग्लैंड। और वहां पे उनकी कोर्ट में उनकी जो है वो सारी तालीम और तरबियत हुई है, और वहीं उनकी जो है वो डेथ हो गई है। और उनकी जो बेरियल है वो कहाँ पे है इंग्लैंड में, ये आप लोगों की असाइनमेंट है, आपने ये पता करके आना है। उसके बाद 1845 में हमारा पहला एंग्लो सिख वॉर हो गई, डिफीट हो गई सिख किंगडम की। जम्मू एंड कश्मीर एज अ सेपरेट स्टेट बन गई। और फिर उसको 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर के थ्रू सिखों ने खरीद लिया ब्रिटिशर्स से 75 लाख नानक शाही रुपीस में। उसके बाद 1843 में, उससे पहले हमने देखा क्योंकि ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर की बात चल रही थी तो 1843 को हमने साइड पे कर दिया था। 1843 में ब्रिटिशर्स ने सिंध को भी कॉन्कर कर लिया था। अब सिख भी, सॉरी, सिंध को। अब हमारे पास पंजाब जो है वो सिखों के कब्जे में है, सिंध हमारे पास ब्रिटिशर्स के पास आ गया है, बंगाल हमारे पास। रॉबर्ट क्लाइव की जब लड़ाई हुई है बंगाल में, तो वहां बंगाल भी उनके पास आ गया है। यानी आप ये देख लें कि जो मेजर फर्टाइल लैंड्स थी, बड़ी लैंड्स हैं, ज्यादा रकबे वाली, ज्यादा पॉपुलेशन वाली लैंड्स हैं, वो सारी लैंड कहाँ जा रही है? ब्रिटिशर्स के पास। 1847 में सर सैयद अहमद खान ने अपनी पहली बुक असारुल सनादीद लिखी है। असारुल सनादीद बहुत दफा पूछी जा चुकी है, किसने लिखी है? सर सैयद अहमद खान ने लिखी है। कब लिखी है? 1847 में, यानी पाकिस्तान बनने से 100 साल पहले। आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि पाकिस्तान बनने से 100 साल पहले जो सर सैयद अहमद खान ने अपनी पहली किताब लिखी है, जिसे असारुल सनादीद कहते हैं। अब 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आ गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अक्सर पूछा जाता है। ये लॉर्ड डलहौजी उन्होंने है लिखा है, और इनके नाम से जो है इंडिया में एक सिटी भी है, डलहौजी। याद रखिएगा कि इनके नाम पे एक सिटी भी है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है इनको ठंडे इलाकों में रहना बहुत पसंद था। जैसे ही गर्मियां आती थी, समर का सीजन आता था, तो ये लोग जो है वो मूव कर जाते थे ठंडे इलाकों में। आपने देखा होगा अक्सर मरी में, इवन आप अगर फोर्ट मनरो कभी गए हैं तो वहां पे भी जिनके टॉप पे इनकी कुछ फैमिली जो वहां पे लॉर्ड्स थे, उनकी कुछ फैमिली मेंबर्स की जो है वो आपको बैरियल साइट्स भी मिल जाएंगी। तो ये लोग ठंडे इलाकों की तरफ मूव कर जाते थे, तो इसीलिए इंडिया में जो है ना इनके नाम पे, डलहौजी के नाम पे, लॉर्ड डलहौजी के नाम पे एक सिटी भी है, डलहौजी। ये थोड़ी सी बात डिफरेंट हो गई थी। तो डॉक्टर ऑफ लैब्स दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। उन्होंने कहा था कि अगर एक बादशाह का बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, लेजिबल हम कहते हैं, पढ़ा लिखा, लिटरेट, लेजिबल, यानी उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो पढ़ा लिखा या एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के काबिल नहीं है, तो वो बादशाह नहीं बन सकता। अब आप ये देख लें कि आप बर्थ राइट छीन रहे हैं किसी भी प्रिंस का। हमारे यहाँ पे सक्सेशन चलती है बाप से बेटे की तरफ, इस्लामिक सक्सेशन भी ऐसे चल रही है, जो हमारे अब ये जो सऊदी अरब में हमारी किंगडम है वो भी इसी तरह चलती है। तो आप किसी का जो है वो बर्थ राइट ही छीन रहे हैं कि अगर आप स्टैंडर्ड ऑफ ब्रिटिश रूल पे नहीं आते, तो आप उनके हिसाब से पढ़े लिखे और लिटरेट नहीं है, आपको जो है वो रूल करने का आपका राइट खत्म हो जाता है। फिर 1849 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई है। पहली कब हुई है? 1845 टू 1846 में। उसमें से कुछ पार्शियल एरिया एनेक्स कर लिया है ब्रिटिशर्स ने। अब 1849 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई है, जिसमें ब्रिटिशर्स ने पंजाब का कंट्रोल ले लिया है। सिंध भी गया, पंजाब भी गया, बंगाल भी गया, मैसूर भी गया। यानी आपकी जो बड़ी स्टेट्स हैं, बड़े इलाकों वाली, बड़े रिसोर्सेज वाली जो स्टेट्स हैं आपकी, वो सारी इस वक्त ब्रिटिश कंट्रोल में आ चुकी हैं 1849 तक। या आपने याद रखना है 1849 में जो है वो पंजाब भी ब्रिटिशर्स के कब्जे में चला गया, 1843 में सिंध चला गया। उससे पहले सर रॉबर्ट क्लाइव की जब फाइट हुई है बंगाल के जो किंग थे या प्रिंस कह लें उनके साथ, वो भी इनके इलाके में चला गया। तो ये हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है वो अपनी आर्मी को बढ़ाते गए हैं और इलाके इनेक्स करके उन्होंने ब्रिटिश किंगडम बनाई है। 18 जो है 10 में 1857 में अब आगे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी आप देखें कि पंजाब के एनेक्स करने के कुछ अर्से बाद 1849 में पंजाब एनेक्स हुआ है, तकरीबन 8 साल बाद
वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुई है, जिससे मैंने आपको पहले बताया था म्यूटनी वॉर भी कहते हैं ब्रिटिशर्स, यानी हिस्ट्री के अदर साइड जो है वो इसे वॉर ऑफ म्यूटनी कहती है। और जब मुसलमानों पे डाला गया था इसका सारा कसूर बाय इंडियंस, सॉरी बाय हिंदूज, तो वो भी उसे म्यूटनी वॉर ही कहते थे। सिर्फ हम लोग ही इसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में ये वर्ड यूज किया जाता है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये मैरूत से शुरू हुई थी। मैरूत जो है वो इंडिया में एक इलाका है। और मैरूत में हुआ ये था कि आपको शायद बैक स्टोरी थोड़ी सी पता होगी कि जो पहले, आप तो बकायदा शेल्स डलते हैं, केसिंग्स जो होती हैं बुलेट्स की, पहले जो है ना वो गन पाउडर जो है वो आपको डालना पड़ता था अपनी गन्स में। और उसके बाद आप उसको जो है वो एक रॉड होती थी, उसके थ्रू गन पाउडर को पुश करते थे और फिर आप फायर करते थे। तो जो केसिंग्स थी, शेल्स थे जिसमें बारूद बंद होता था, वो उसके ऊपर पिग की, काऊ की जो है वो चर्बी लगी हुई होती थी, उनका जो लार्ड होता था वो लगा हुआ होता था। और मुसलमानों के लिए पोर्क हराम है, और हिंदू जो है वो कंसिडर करते थे जो काऊ है वो इनकी माता है, जिससे वो अपनी एक बहुत बड़ी देवी कंसिडर करते थे, या आप कह सकते हैं कि एक उनकी जो है रिलीजियस जो है वो डेटी थी काऊ। तो उन्हें जब इनकार किया कि जी हम इसको केसिंग्स को यूज नहीं करते, तो वहां से जो है बात शुरू हुई। और वहां से जब म्यूटनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, तो वो बकायदा जो वहां पे एक जो भारत में इनकी एक कंपनी थी, कंपनी होती है कुछ ऑफिसर्स के ऊपर, कुछ सिपाहियों के ऊपर आपका एक प्लेटून होती है, जिसे कंपनी कहते हैं, छोटा उसका नंबर कम होता है। वहां से शुरू हुई म्यूटनी, और फिर जो है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती बढ़ती पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैल गई। अब जो अलाइड फोर्सेस हैं उनको हेड कर रहे थे बहादुर शाह जफर, और उनकी डिफीट हो गई। मैंने आपको पहले बताया था बहादुर शाह जफर जो है वो पपेट किंग थे। तो वो ब्रिटिशर्स के प्रेशर के आगे ज्यादा ठहर नहीं सके। तो हम बात कर रहे थे अलाइड फोर्सेस जो है जिसका बहादुर शाह जफर जो है वो हेड कर रहे थे, क्योंकि वो एज अ पपेट रूलर जो है वो ब्रिटिशर्स ने ही थ्रोन पे बिठाए थे। तो वो उनके प्रेशर के आगे ज्यादा टाइम विदस्टैंड नहीं कर सके। और जो म्यूटिनी वॉर थी, क्योंकि मुस्लिम्स और सिख और हिंदू जिनकी अलाइड फोर्स थी जो इन्होंने बनाई हुई थी, उनके पास जो वेपन, जाहिर बात है उस तरह नहीं थे, उन्होंने कुछ वेपन उनके पास वही थे जो उन्होंने चोरी किए थे या उठाए थे ब्रिटिशर्स की जो पैल्टून्स थी, उनकी जो आर्म्स थे वहां से। उनके पास ना तो इतने रिसोर्सेज थे, ना इनके पास पावर थी इतनी, ना ही इनके पास इतनी बैकिंग थी कि ये नया वेपन जो है वो परचेज कर सकें। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी वो फेल हो गई, और बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें एग्जाइल कर दिया गया रंगून में। अच्छा, 1889 में जो है इसका नाम रंगून का बर्मा में कन्वर्ट हो गया। और अब जो म्यांमार की स्टेट है, जिसमें अभी भी मुस्लिम्स के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म और सितम किए जा रहे हैं, रोहिंग्या मुस्लिम्स के ऊपर, तो उसका नाम अब म्यांमार है, उस स्टेट का नाम। और जो कर्नल हडसन है, पूछा जाता है किसने बहादुर शाह जफर के जो तीन बेटे थे, जो तीन प्रिंस थे उनके, उनके बेटे और पोते जो है वो तीन जो उनके वारिस बन सकते थे, उनको पॉइंट ब्लैंक शूट कर दिया था कर्नल हडसन ने। अब उस टाइम के ऊपर बंजौर में सर सैयद अहमद खान अपॉइंट हुए हुए थे एज ए जज।
1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मेरठ के मकाम से शुरू हुई है। रीजन मैंने आपको अंडरलाइन बता दी। रीजंस तो बहुत सारी थी, लेकिन जो इंस्टिगेट हुआ है वो ये हुआ है कि वहां पे वो जो केसिंग्स थी जिनके ऊपर पिग और काऊ की लाट लगी हुई थी, लाट कहते हैं चर्बी को, वो जो उनको केसिंग्स को मुस्लिम्स और हिंदूज खोलना नहीं चाह रहे थे, वहां से उन्होंने रिबेल किया। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता मेरठ के मकाम से शुरू हुई है और ये फिर पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैलती गई है। फिर इसको सबने बहादुर शाह जफर को फोर्स किया कि आप इसको हेड करें। फिर उन्होंने अलाइड फोर्सेस में हमारे पास सिख, मुसलमान और हिंदू सारे आ जाते हैं। इन लोगों ने मिल के जो है वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अपनी तरफ से जंग आजादी लड़ने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे तो ये जो है फेल हो गई। और हिंदुओं ने सारा का सारा ब्लेम मुसलमानों पे डाल दिया, क्योंकि सिख एक माइनॉरिटी थे, वो मुसलमानों से भी कम तादाद में मौजूद थे, तो उन पे उतना ब्लेम नहीं आया। सबसे ज्यादा ब्लेम जो है वो मुस्लिम्स के ऊपर डाला गया। उसके बाद जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ये फेल हो गई, तो बहादुर शाह जफर को एज पनिशमेंट जो है वो सैक कर दिया गया उनके थ्रोन से, और उनको एग्जाइल कर दिया गया रंगून में। और फिर 1889 में हमने देखा कि रंगून का नाम बर्मा हो गया है। और अब जो लेटेस्ट नेम है उसका कंट्री का वो है म्यांमार। जो बहादुर शाह जफर जो है हमने बताया था कि 19th और लास्ट किंग थे मुगल एम्पायर के। इसके बाद मुगल एम्पायर खत्म हो गई। यहाँ से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अपनी प्रॉपर एम्पायर एस्टेब्लिश कर ली सब कॉन्टिनेंट इंडिया में। इसको ये कॉलोनी कहते थे, क्योंकि जाहिर बात है इनकी जो किंग और एम्पर और एम्प्रेस थे वो थे इंग्लैंड में। तो यहाँ पे उन्होंने इनकी कॉलोनी एस्टेब्लिश कर ली और उनकी बिहाफ पे यहाँ पे अपनी हुकूमत रन करना शुरू कर दी। इस टाइम पे सर सैयद अहमद खान बंजोर में अपॉइंटेड थे। अब 1858 में जब सर सैयद अहमद खान जो है, इस टाइम पे आपको बता रही हूँ कि पावर ऑफ पोजीशन में इन अ सेंस थे कि वहां पे जज थे। तो उन्होंने देखा कि ये सारे इश्यूज क्या हो रहे हैं। 1857 में जंगे आज़ादी भी हुई है। अब जो हिंदूज हैं उन्होंने सारा ब्लेम मुसलमानों पे डाल दिया है कि जी इन्होंने इंस्टिगेट किया था, क्योंकि बहादुर शाह जफर भी जाहिर बात है मुस्लिम किंग थे, तो मुसलमान इसके जो है वो इनकी वजह से ये सारा हुआ है, इन्होंने हमें भड़काया था, क्योंकि जाहिर बात है हमारे किंग थे, हमें इन्हें फॉलो करना पड़ा, इस तरह की बातें करके जो उनके, क्योंकि हिंदूज उस वक्त ज्यादा पढ़े लिखे थे, वो ज्यादा अमीर थे, वो वहां पे जनरेशन से रह रहे थे। जो इस्लाम था दैट वाज नेसेंट एज कम्पेयर टू हिंदूज। तो वहां पे वो बाहर से पढ़ लिख भी रहे थे, उनको इंग्लिश बोलना भी आती थी, तो ब्रिटिशर्स से वो ज्यादा कम्युनिकेट भी करते थे। मुसलमानों को उस टाइम पे इतनी इंग्लिश भी नहीं आती थी। बहुत वहां पे स्कूल्स नहीं थे। अब देखेंगे कि सर सैयद अहमद खान ने इसके बाद स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बनाई हैं। तो उससे पहले वहां पे स्कूल्स भी नहीं थे जो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं। उर्दू तो आती थी लेकिन इंग्लिश नहीं आती थी। जब आपको किसी से कम्युनिकेट करना नहीं आएगा, जब आप किसी को अपनी बात नहीं समझा सकते, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप कैसे देंगे? उसके बाद जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हो गई तो 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया। अब ये देखें कि वहां पे उन्होंने प्रॉपर अपनी गवर्नमेंट बनाना शुरू कर दी है। 1858 के एक्ट के हिसाब से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको जो है वो एज अ प्रॉपर गवर्निंग बॉडी एस्टेब्लिश कर दिया गया, और जो कंट्रोल था इंडिया का वो इंडियन प्रिंस को दे दिया गया। मतलब उन्होंने वहां पे प्रिंसेस, जो प्रिंस थे उनको खत्म नहीं किया, प्रिंसली स्टेट्स खत्म नहीं की, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने सब्जुगेट किया हुआ था इंग्लिश एम्पायर को। यानी वो उनके अंडर रह के उन्हें रेवेन्यू पे करके अपनी स्टेट्स चला रहे थे। उन्होंने जो वहां पे स्टेट सिस्टम था, जाहिर बात है अगर वहां पे वो वहां के प्रिंसेस को, जो प्रिंसली स्टेट से हटाना शुरू कर देते तो फिर बगावत हो सकती थी। उन्होंने उस बगावत को जो है वो क्रश करने के लिए फिर और रिसोर्सेज यूज होते, तो अभी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुकी थी 1857 में। तो उन्होंने क्या किया, जो इंडियन प्रिंसेस हैं ना जो अपनी स्टेट्स में बैठे हुए हैं, उनको कहा कि ठीक है आप अपनी स्टेट्स चलाएं, लेकिन आप हमारे से जो है वो सब्जुकेटेड है। हम आपको जो है वो बताएंगे कि आपने कैसे चलाना है, आपने उसे रीइंफोर्स करना है। आपने हमें जो है वो, जिससे उर्दू में एक वर्ड कहते हैं लगान, कि आपने हमें जो है वो अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का इतना हिस्सा देना है, आपने हमें अपनी जो है वो रेवेन्यू का इतना हिस्सा देना है, तो उसके लिeu में हम आपको प्रोटेक्शन देंगे और आप आराम से अपनी यहाँ पे स्टेट चला सकते हैं। उसके बाद गवर्नर ऑफ
गवर्नर जनरल हमने पहले देखा था कि 1800 में लॉर्ड वेस्ले थे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। उस टाइम पे जो टाइटल था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। अब यहाँ पे उन्होंने इसे वॉइस रॉय में कन्वर्ट कर दिया। अब जितने भी आगे आप देखेंगे वो वॉइस रॉयज होंगे। और ये भी क्वेश्चन आता है कि पहले वॉइसरॉय और लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग, ये याद कर लें, इसको लिख लें, इससे अपने दिमाग में बिठा लें कि लॉर्ड कैनिंग जो हैं वो पहले वॉइसरॉय और लास्ट गवर्नर जनरल थे। यानी लास्ट गवर्नर जनरल उनका जब वो चेंज हो गया टाइटल, उस टाइम पे वो वहां पे गवर्नर जनरल के तौर पे सर्व कर रहे थे। जब 1815 का 858 का एक्ट आया तो उनको कन्वर्ट कर दिया गया पहले वॉइसरॉय ऑफ इंडिया में। उस टाइम पे जब सर सैयद अहमद खान ने सारे हालात देखे तो उन्होंने एक साल बाद 1858 में रिसाला असबाब बगावत हिंद लिखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि सारा ब्लेम तो मुस्लिम्स पे डल रहा है। तो मुझे जो है वो बढ़ के आके लोगों को बताना चाहिए कि क्या क्या एक्चुअल रीजंस हुई थी, किस वजह से सारा कुछ हुआ है, और मुसलमान इसके जो है वो उनके ऊपर सारा ब्लेम नहीं डाला जा सकता। यानी थोड़ी सी ब्रिटिश जो है इंडिया में जो गवर्नमेंट थी उसको प्लीज करने के लिए और उनसे राब्ता कायम करने के लिए और उन्हें कम्युनिकेट करने के लिए कि हाँ जी हमारी सारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ये कलेक्टिव एफर्ट थी, और इसके ये रीजंस थी। इस वजह से जो है वो आपके मजहबी जो सेंटिमेंट्स थे, रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे, यहाँ पे जितनी भी हमारे पास कम्युनिटीज थी वो हर्ट हुई और उसकी वजह से बगावत शुरू हुई। और ये एक एज अ सिंगुलर इवेंट शुरू हुआ था मैरिज से, ये कलेक्टिव एफर्ट नहीं थी। और फिर जैसे जैसे ये फैलती गई, जो ये कलेक्टिव एफर्ट बनती गई, ये सिंगल इंसिडेंट से स्टार्ट हुआ था। अब हम आ जाते हैं 1859 में। आपने देख लिया कि यहाँ पे अंदाजा हुआ सर सैयद अहमद खान को कि मुसलमानों के पास तालीम नहीं है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। आपको जब तक इंग्लिश बोलने नहीं आएगी आप उन लोगों से बात नहीं कर सकते। और इस पॉइंट तक उन्होंने मुस्लिम्स को कहा कि आप जो है ना ये बाकी चीजें छोड़ दें, आप सिर्फ और सिर्फ तालीम के ऊपर तवज्जो दें, आपने पॉलिटिक्स नहीं करनी, आपने मेन स्ट्रीम में दाखिल नहीं होना, आपने चुप करके सिर्फ तालीम हासिल करनी है। ये कुछ लोगों को बुरा भी लगा, और ये थोड़ी सी इनकी कंट्रोवर्शियल पॉलिसी भी कही जाती है। कुछ लोग इसे कंट्रोवर्शियल भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि इनकी कंट्रोवर्शियल पॉलिसी थी कि इन्होंने मुसलमानों को कहा कि आप आगे ना आए, आप सिर्फ तालीम हासिल करें। तो ये थोड़ा सा कुछ हिस्टोरियंस इसको कंट्रोवर्शियल भी कंसिडर करते हैं। 1859 में सबसे पहला स्कूल गुलशन स्कूल, ये जो आप स्कूल देख रहे हैं, जो पिक्चर लगाई हुई है मैंने, ये गुलशन स्कूल की पिक्चर है जो 1859 में, यानी 1857 में क्या हुआ है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है। 1858 में उन्होंने लिखा है रिसाला असबाब बगावत हिंद, और 1859 में उन्होंने पहला स्कूल गुलशन स्कूल खोल दिया है मुरादाबाद में। वो वहां पे उनकी पोस्टिंग थी मुरादाबाद में, तो उन्होंने वहां पे गुलशन स्कूल खोला है। 1861 में लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट आ गया है। आपने याद रखने हैं जितने भी एक्ट्स आए हैं, 1773 का एक्ट था रेगुलेशन एक्ट, फिर उसके बाद 1784 का है पिट्स एक्ट, और अब हमारे पास आ गया है 1861 का लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट। उससे पहले हमारे पास 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आया है। फिर हमारे पास 1861 में लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट आ गया है, और इसमें है कि जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन है पावर की, लेजिस्लेटिव पावर्स की, और रिस्टोर कर दी गई है मद्रास और बॉम्बे। उससे पहले जो मद्रास और बॉम्बे को जो है वो अलग से पहले अलग से बड़ी स्टेट्स थी, उसके बाद उनसे वो पावर्स ले ली गई और सेंट्रलाइज कर दिया गया कि वो अंडर ऑफ रूल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर थी। फिर उनको इस एक्ट के थ्रू डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। जैसे हमारे पास यहाँ पे 18th अमेंडमेंट आई थी, जो पावर्स थी वो बहुत सारी डेलीगेट कर दी गई थी वापस प्रोविंसेस को। और इसी तरीके से आप उसकी एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि 1861 में यही काम मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज के साथ, यानी मद्रास और बॉम्बे का जो एरिया था उनके साथ भी यही किया गया कि इनको इनकी पावर्स वापस कर दी गई। और 1861 में ही पहली रेलवे लाइन इंडिया में ले की गई, उससे पहले इंडिया में रेलवे नहीं थी। 1861 में फिर रेलवे सिस्टम जो है वो इंडिया में शुरू हुआ है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रेलवे सिस्टम कब इंट्रोड्यूस कराया गया सब कॉन्टिनेंट इंडिया में, या ब्रिटिश इंडियन एम्पायर जो थी उसमें, तो वो 1861 में है। अब 1862 आ गया। अब 1862 में बहादुर शाह जफर की डेथ हो गई।
उन्हें क्योंकि रंगून में एग्जाइल किया हुआ था बर्मा में, तो उनकी वहीं पे डेथ हुई है और वहीं पे उनको दफन किया गया है। और आपको एक शेर भी याद होगा जो इनका बड़ा मशहूर शेर था, जो आपकी 10th की बुक्स में था, कि वहां पे उन्होंने लिखा हुआ था कि मैं कितना बदनसीब हूँ कि मुझे अपने जो है इलाके में दफन होने की जगह भी नहीं मिली। तो बहादुर शाह जफर जो है, बहादुर शाह जफर को रंगून में क्योंकि एग्जाइल किया गया था, बहुत बूढ़े थे, इनके जो प्रिंसेस थे उनके सामने ही इनको गोली मार दी गई थी उन लोगों को। तो काफी तकलीफ इन्होंने उठाई, और इनकी जो बड़ी इनकी फोटो भी आपको एक मिलेगी अगर आप सर्च करेंगे। तो बड़े ही कमजोर से, माहीन से, और बड़े बुरे हालात में थे ये। और 1862 में कमजोरी और वेरियस इलनेसेस की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। फिर 1863 में सेकंड स्कूल खोला है उन्होंने, यानी 59 में पहला और 63 में दूसरा। एग्जैक्टली 4 साल बाद उन्होंने विक्टोरिया स्कूल, ये आपको विक्टोरिया स्कूल की बिल्डिंग नजर आ रही होगी कि कितना बड़ा स्कूल है, ये इन्होंने सर सैयद अहमद खान ने गाजीपुर में खोला। अब उनकी जहां जहां पोस्टिंग होती गई है वो वहां वहां स्कूल खोलते गए हैं। पहला मुरादाबाद में, दूसरा गाजीपुर में, और दूसरे स्कूल का नाम क्या था? विक्टोरिया स्कूल। पहले स्कूल का नाम था गुलशन स्कूल, दूसरा स्कूल है इनका विक्टोरिया स्कूल। अब 64 में इन्होंने गाजीपुर में ही साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। साइंटिफिक सोसाइटी का काम क्या था कि जो नई साइंटिफिक रिसर्चेस या नई साइंटिफिक जो इन्वेंशंस हो रही थी उनके वर्क को ट्रांसलेट करना। क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स के पास उस वक्त इस तरह के कोई स्किल्स नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे, इंजीनियर्स नहीं थे, साइंटिस्ट नहीं थे। बेसिक एजुकेशन बीए करके, हाईएस्ट एजुकेशन उस वक्त अचीव करना बीए थी। फिर अगर कोई आप एग्जाम पास कर लेते हैं तो फिर आप ये जैसे सर सैयद अहमद खान जज तक आ गए थे, मतलब आप लेजिस्लेटिव साइड पे आ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे आ सकते हैं, लेकिन आप एज साइंटिफिक प्रोग्रेस में नहीं थे। तो उस साइंटिफिक प्रोग्रेस को साइंटिफिक स्ट्रीम में मुसलमानों को डालने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी गई। और फिर उसी साइंटिफिक सोसाइटी ने 1866 में अलीगढ़ स्कूल का गजट शाये किया कि हम अलीगढ़ स्कूल बनाएंगे। जो इन गजट में क्या था, गाइडलाइंस बताई हुई थी कि किन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अलीगढ़ स्कूल बनाया जाएगा। 1862 में बहादुर शाह जफर की डेथ हो गई। 1863 में सेकंड स्कूल खोल दिया है, विक्टोरिया स्कूल। गाजीपुर में थर्ड जो है 1864 में इन्होंने थर्ड जो इंस्टीट्यूशन है वो है गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी, वो खोल दी। और 1866 में इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अलीगढ़ में इन्होंने अपना स्कूल बनाना है, अलीगढ़ स्कूल। अब आपको ये फोटो नजर आ रही होगी मदरसा दारुल उलूम की। मदरसा दारुल उलूम जो है वो देवबंद सेक्ट से ताल्लुक रखने वाले जो है मौलाना वसीम, उन्होंने बनाया था। सहारनपुर जगह का नाम है, और ये यूपी उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर। डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में मदरसा दारुल उलूम बनाया था मौलाना वसीम ने। और इनके पहले स्टूडेंट राना महमूदुल हसन हैं, जिनको शेखुल हिंद भी कहा जाता है। एक स्कॉलर थे बहुत बड़े, उन्हें शेखुल हिंद कहा जाता है। उनका रियल नेम जो है वो राना महमूदुल हसन था। इनका जो है ताल्लुक देवबंद से था, और ये मदरसा दारुल उलूम से पढ़े हुए थे जो मौलाना वसीम ने बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1866 में मदरसा दारुल उलूम जो देवबंद सेक्ट से ताल्लुक रखता था, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर यूपी की जो प्रोविंस है, स्टेट है, उसमें बना। उसके फाउंडर मौलाना वसीम थे, और उसके पहले स्टूडेंट्स में से राना महमूदुल हसन थे, जिन्हें शेखुल हिंद भी कहा जाता है। अब आपने देखा 1837 में उर्दू को बना दिया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज। अब 1867, 30 साल बाद, हिंदू इंडिया कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई बनारस से। बनारस में क्लेम किया जाने लगा कि हिंदी जो है उसको बना दिया जाए प्रॉपर ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि उर्दू जो है वो एक माइनॉरिटी लोगों की जबान है, तो उसे आप पूरे इंडिया पे क्यों रीइंफोर्स कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली मुसलमान उस वक्त माइनॉरिटी में थे वहां पे, तो आप उसे क्यों इन्फोर्स कर रहे हैं? तो हिंदी जो है वो ज्यादा लोगों की जबान है, हिंदू ज्यादा थे, तो आप इसको जो है वो इन्फोर्स करें। उस वक्त बनारस के जो गवर्नर थे वो शेक्सपियर थे।
शेक्सपियर उनका नाम था। जैसे इंग्लिश पोएट, सॉरी इंग्लिश जो है वो ड्रामा राइटर और नॉवल लिखने वाले, स्क्रीन जो है प्ले राइटर थे शेक्सपियर। उनके नाम से आप ये याद रख लें कि बनारस के जो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के टाइम पे गवर्नर थे वो शेक्सपियर थे, और सर सैयद अहमद खान वहां पे चीफ जज थे। अब आप देख लें उन्होंने 1838 में शुरू किया है एज नायब मुंशी अपना करियर, और 1867 तक वो यहाँ पे चीफ जज बन चुके हैं। इट वाज अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तकरीबन 29 ईयर्स में वो नायब मुंशी से चीफ जज बन चुके हैं। उसके बाद अब यहाँ पे आके उन्होंने टू नेशन थ्योरी दे दी कि पहले इन्होंने हमारे पास देखे पूरे 10 साल बाद, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के 10 साल बाद उन्होंने कहा कि हाँ जी, हमें इन्होंने सारा हम पे ब्लेम भी डाल दिया, इन्होंने मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में भी नहीं आने दिया। उसके बाद जो है फिर स्कूल भी बना लिए। मतलब उन्होंने कहा कि आप तालीम हासिल करें, बस बाकी मेन स्ट्रीम में ना आए। फिर उन्होंने 3 स्कूल 4 स्कूल बना दिए आपके लिए, साइंटिफिक सोसाइटी, अलीगढ़ स्कूल बन गया आपका, उसके अलावा आपके पास है गुलशन स्कूल, विक्टोरिया स्कूल बना दिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ओपनली जो है वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट अब हिंदूज हो गए हैं शुरू, और अब जो है इनके साथ नहीं रहा जा सकता, तो पहले वो जब एक पीसफुल और पीस की जो है वो अ, जो एक साथ रहने में उनका फोकस था वो प्रीच करते थे, तो उन्होंने अब यहाँ आके कह दिया 1867 में कि अब जो है वो टू नेशन थ्योरी कि हिंदू और मुसलमान अपने बेसिक अकीदों में, जो आपके बेसिक आपकी आइडियोलॉजी है उसके ऊपर डिफरेंट हैं, और इनके जो रहन सहन हैं, कस्टम्स हैं, वो सारे डिफरेंट हैं। इस वजह से ये एज वन नेशन नहीं रह सकते, ये दो अलग सेपरेट नेशंस हैं, और इनको उस तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। उसके बाद हमारे पास 1867 में मिर्जा गालिब की डेथ हो गई है, और उन्हें दिल्ली में दफनाया गया। हमने 1789 में देखा था कि मिर्जा गालिब की पैदाइश हुई थी, और 1769 में मिर्जा गालिब की डेथ हो गई, और वो दिल्ली में इनके जो है तदफीन हुई भी है। अब 1867 में गांधी की पैदाइश हुई है। सर सैयद अहमद खान अपने बेटे के साथ 1 साल के लिए चले गए हैं। हसन महमूद जो इनके बेटे हैं, हसन महमूद, वो भी जज थे, यंगेस्ट जज हैं उस टाइम के, और पहले मुस्लिम जज बने थे। पहले मुस्लिम जज बने थे, यंगेस्ट जज, मतलब एग्जाम पास करके। सर सैयद अहमद खान नाइब मुंशी से शुरू हुए थे, और फिर वो आए थे चीफ जज तक। जो पहले इलेक्टेड, मतलब जो एग्जाम पास करके, बार का एग्जाम पास करके जो जज बने थे, वो इनके बेटे हैं हसन महमूद, वो बने थे पहले जज। तो ये जो है सर सैयद अहमद खान इनके साथ चले गए इंग्लैंड। फिर वहां से देखा इन्होंने कि क्या कस्टम्स हैं उनके, किस तरह का लिटरेचर वहां पे पढ़ा जाता है, तो वो फिर वापस आए, और उन्होंने 1870 में तहजीबुल इखलाक के नाम से किताब लिखी। इनकी पहली किताब कौन सी थी? रिसाला असबाब बगावत हिंद। दूसरा, सॉरी, असारुल सनादीद। दूसरी इनकी जो जो रिसाला था, एक छोटा गजट गजट था, वो था रिसाला असबाब बगावत हिंद, और इनकी जो दूसरी बुक है वो तहजीबुल अखलाक है। उसके बाद इन्होंने खुतबाते अहमदिया लिखी। विलियम मायर्स ने लिखी थी लाइफ ऑफ मोहम्मद, मतलब कंट्रोवर्शियल बातें लिखी थी विलियम मायर ने लाइफ ऑफ मोहम्मद के ऊपर, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे। तो उसके जवाब में उन्होंने खुतबाते अहमदिया लिखी। खुतबाते अहमदिया इन्होंने लिखा है, ये भी एक रिसाला था, ये बुक नहीं थी। छोटा, मतलब उसने भी कुछ एक मजमून शाया किया था, तो उस मजमून के जवाब में इन्होंने भी खुतबाते अहमदिया लिखी थी। 1875 में अब बन गई है आर्य समाज, जिसे स्वामी सरस्वती ने बनाया है। आर्य समाज जो है वो हिंदुओं को रिप्रेजेंट करने वाली जमात थी, जो ये समझते थे कि जो आर्यंस कहते हैं कि जो हिंदू कंसिडर करते हैं, जो इनके ब्राह्मण हैं, ये आर्यन नस्ल से हैं। और आर्यन नस्ल वो कंसिडर की जाती है जब ग्रीक और मैसेडोनियन आए थे, रोमन्स आए थे 326 BC में। 326 के बाद जब आए हैं वो, तो उनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो ये कंसिडर करते थे कि ये जी ओरिजिनल डिसेंडेंट्स हैं, ये रूलर्स बन सकते हैं, जिनको ये पंडित्स भी कहते हैं। तो मतलब अपर जो मेजोरिटी है इनकी ऊंची जात की एक इन्होंने बनाई ऑर्गेनाइजेशन आर्य समाज, जिसे स्वामी सरस्वती ने बनाया था 1875 में। और ये सिर्फ जो इनकी अपर कास्ट थी,
ब्राह्मण्स उनको ही रिप्रेजेंट करती थी। ये बाकी जो इनकी 3 कास्ट है और सबसे जो इनकी लोअर कास्ट है उनको रिप्रेजेंट नहीं करती थी। ये इंपीरियलिस्ट किस्म की जो है वो एक जमात थी। फिर सर सैयद अहमद खान ने जो है 1875 में, अब आप देख लें कि 1866 के बाद अब उन्हें 1875 में एमएओ सोसाइटी की बुनियाद रखी। पहले वो हर ईयर एक स्कूल बना रहे थे, फिर 1864 में बन गया। अब उसके बाद यहाँ पे आके 1866 में जो है उन्होंने अलीगढ़ का जो है गजट बनाया। फिर अब आके उन्होंने एमएओ सोसाइटी बनाई है 1875 में। अब कायदे आजम जो है 1876 में इनकी पैदाइश हुई है। उसके बाद ये आपको फोटो नजर आ रही होगी, ये दिल्ली दरबार की है। अब दिल्ली दरबार क्या था कि जो एम्परर और एम्प्रेस ऑफ इंडिया, जो कि सारी बात है ब्रिटिश क्वीन और किंग थे, तो जब भी वो यहाँ पे आया करेंगे, इन्होंने 1890s में पहला दरबार आके यहाँ पे लगाया है। एम्परर जो है वो इंडिया एम्प्रेस थी, क्वीन विक्टोरिया थी, उन्होंने यहाँ पे आके अपना पहला दरबार लगाया है। तो ये उनके लिए स्पेशल इतनी बड़ी आप ये बिल्डिंग देख रहे होंगे कंस्ट्रक्ट की गई थी, ये दिल्ली दरबार है। और इसको 1877 में बनाया गया था और इसमें जो है वो ओपनली जो है वो दिखाया गया था, पावर शो किया गया था कि ये जो है इंडिया इज बेसिकली द एम्पायर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। अब फिर 1885 में कांग्रेस बनी है एओ ह्यूम। एओ ह्यूम जो है वो जो है इनका थे वो ब्रिटिशर ही, बट उन्होंने देखा कि हिंदूज और मुस्लिम्स की और यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनकी कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनकी कोई भी जमात नहीं है जो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे पार्लियामेंट की लेवल पे जो है ना, क्योंकि इस वक्त जो है वो पार्लियामेंट्री निज़ाम था। पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन के लिए अपने जो भी हकूक हैं वो पार्लियामेंटेरियन से जाके मिलने के लिए उनका कोई वफ्त नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई रिकग्निशन नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पे 1885 में जो है वो कांग्रेस बनाई है। उसके बाद हमारे पास 1889 में जवाहरलाल नेहरू की पैदाइश होती है। फिर 1898 में नदवतुल उलमा जो है मदरसा है नदवतुल उलमा, ये कानपुर में बनाया गया है। कानपुर भी एक डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में, नॉर्थन इंडिया में। तो वहां पे जो है नदवतुल उलमा जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है। अब इसके बाद 1900 के इवेंट्स आ जाते हैं तो वो हम कल देखेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बताइएगा।